हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज सूरज चौधरी और आज हम लोग अपने बुक बैंक सीरीज को इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हम लोग चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकारों की और मौलिक अधिकार से जुड़े हुए चैप्टर और वहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी कारवा को हम आगे लेकर के चलेंगे, यानी कि हमारी बुक आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप, इसी को हम लोग आगे चल रहे हैं। और आज हम यहाँ पर चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का जो है हम 7वां पार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिवली हम इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि कोशिश है कि एक एक पॉइंट को शामिल किया जाए और ये भी कोशिश है कि जब क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में हो तो हूबहू क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। जैसा कि लक्ष्य सीरीज में हम लोगों ने प्रयास किया था, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर के अंदर आए भी थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, यहां पर कहता है कि आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर देना है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे कि कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि स्टेटमेंट पूरी की पूरी ठीक लगती है, बट वहां पर कुछ शब्द होते हैं, जैसे कई बार ओनली शब्द डाल दिया, कई बार क्या करता है सिटीजन यानी कि नागरिक लिख दिया, और इन छोटे छोटे शब्दों की वजह से कई बार बच्चे का क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है, करना ही क्या, पढ़ना ही तो है, तो ध्यान से पढ़ो, फोकस करो अपना। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है, अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है, इसके अंदर प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या स्वतंत्रता से, यानी कि लाइफ और लिबर्टी से यथोचित विधि प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इंग्लिश स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि सही है या नहीं। इंग्लिश में कहता है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बात यहां पर कही गई है। देखिए, जब हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उनमें से एक मौलिक अधिकार आता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसे हम राइट टू लाइफ के नाम से जानते हैं, प्राण के अधिकार से, या फिर जीवन के अधिकार के नाम से, या फिर जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं। राइट टू फ्रीडम का ही ये पार्ट है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में आर्टिकल 21 आता है, वहीं पर इसकी चर्चा हो जाती है। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ें। स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 के बारे में। वैसे अगर हम देखें आर्टिकल 21, अगर पूरे भारत के संविधान को देखें तो सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहने वाला आर्टिकल है। दूसरी बात, इसके जितना डायनेमिक कोई आर्टिकल नहीं है। और सबसे ज्यादा बात कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा किसी आर्टिकल की व्याख्या की है तो आर्टिकल 21 की व्याख्या की है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, क्योंकि हमको बेसिक राइट देता है जीवन का अधिकार। अब जरा देखते हैं कि यहां पर क्या क्या बातें होती है। देखिए, जब हम आर्टिकल 21 की चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 21 के अंदर हमको दिया गया लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार। लेकिन कुछ अधिकार जिनको हम ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार कहते हैं, इनको दुनिया ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करते हुए 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक्सेप्ट करते हुए एक पूरा चार्टर एक्सेप्ट किया गया। और एक्सेप्ट करते हुए वहां पर 30 आर्टिकल, 30 अनुच्छेद इसके अंदर रखे गए, और वहां पर बहुत व्यापक अधिकार थे, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है, ऐसे करके बहुत सारे अधिकार वहां पर लिखे गए। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो हमने उन सभी मानव अधिकारों को अपने मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल नहीं किया, पॉसिबल नहीं था, कुछ समस्याएं थी। लेकिन ये काम आर्टिकल 21 ने कर दिया। और आर्टिकल 21 ने कैसे किया कि आर्टिकल 21 का समय समय पर सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन भारत के अंदर न्यायपालिका ने किया है। जैसे कि यहीं पर ले लेते हैं, आर्टिकल 21 की अगर लाइन आप पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हुए, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 के अंदर जो आपको लाइन पढ़ते हैं वहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की चर्चा है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है कि देखिए, जब भी देश के अंदर व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा तो ये काम कानून के द्वारा तो हो सकता है,
कहने का मतलब समझिए इस बात को, मतलब ये काम कार्यपालिका नहीं कर सकती, ये काम कार्यपालिका नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर विधायिका चाहे तो ऐसा कानून बना करके इस अधिकार के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जो कि ब्रिटेन का सिद्धांत है। ब्रिटेन का सिद्धांत क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर वहां की पार्लियामेंट सर्वोच्च है और पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून इस संबंध में बनाया है तो वहां पर न्यायपालिका हो या कोई अन्य निकाय हो, उसके पास यह अधिकार नहीं है कि इसको आप नकार दें। अब इस संदर्भ में एक क्वेश्चन हमारी न्यायपालिका के सामने भी आया, जिसको आप ए.के. गोपालन केस 1950 के नाम से जानते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि देखो, भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति के जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित कोई कानून बनता है या कोई कानून है या उसके आधार पर किसी को वंचित किया जाता है और ऐसा मामला अगर न्यायपालिका के पास पहुंचता है तो न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका यहां पर सिर्फ कुछ टेस्ट अप्लाई करेगी। सबसे पहला टेस्ट क्या होगा? सबसे पहला टेस्ट किया जाएगा कि क्या ऐसा कोई कानून देश के अंदर मौजूद है या नहीं है। दूसरा, जिस संस्था ने इसे बनाया है उस संस्था के पास ऐसी शक्ति है या नहीं है। और तीसरा, कि ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके तहत ये बनाया गया है, अगर है तो उसको फॉलो किया गया है, नहीं किया गया है, इस पर टेस्ट किया जाएगा। और अगर इन सभी के आधार पर कानून या डिसीजन वैलिड साबित होता है तो व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ए.के. गोपालन के अंदर इसको स्वीकार किया गया। लेकिन समय बदला, समय बदलते हुए यहाँ पर 1978 में, जिसे आप कहते हैं मनेका केस, जिसे मनेका गांधी केस कहा जाता है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हम इसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन करेंगे। और वाइडर इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि भारत के संविधान में लिखा तो है क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये ऑटोमेटिकली है। मतलब जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, उसको बोलने का मौका देना चाहिए, और साथ में जब कोई कानून ऐसा है तो जस्टिफाइड कानून होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑटोमेटिकली भारत के संविधान के अंदर है, और जब ये ऑटोमेटिकली हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो हमारे पास है ही है, इसके द्वारा, इसके साथ साथ हमारे पास विधि की विधिवत प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी भारत के संविधान में है, विधि की विधिवत प्रक्रिया भी है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन और मौलिक अधिकार, कौन सा अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उससे अगर वंचित किया जाता है, आर्टिकल 21 के अंदर दिए गए अधिकार से वंचित किया जाता है, और ऐसा मामला अगर न्यायपालिका के पास पहुंचता है तो न्यायपालिका ये 3 टेस्ट तो करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ चौथा टेस्ट और किया जाएगा, और वो टेस्ट क्या होगा कि जो कानून है, ये कानून रीजनेबल है या नहीं है, जस्ट है या नहीं है, आज के जो मानव समाज है, आधुनिक समाज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर विधि की विधिवत प्रक्रिया है तो यहां पर व्यक्ति के अगर जीवन और साथ में दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाता है तो ये अधिकार व्यक्ति के पास कार्यपालिका के खिलाफ तो है ही है, उसके साथ साथ विधायिका के भी खिलाफ है, यानी कि किसी भी अनरीजनेबल तरीके से उसको इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये इस थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको आर्टिकल 21 का दिया। अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 21 के अंदर जो पहली लाइन है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट आता है वहां पर क्या होता है, वहां पर व्यक्ति को विधि की विधिवत प्रक्रिया से संरक्षण प्राप्त है ना। समझ गए बात को। तो यथोचित विधि प्रक्रिया उसके अंदर नहीं आती है, बाद में इसको अडॉप्ट किया गया। डन। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट पढ़े, क्या कहता है कि संविधान सभा ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को स्वीकार किया। कि संविधान सभा ने किसको स्वीकार किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, पहली गलत हो जाती है, यानी कि यहां पर ये आंसर अपना बन जाता है बी। एक चीज और, ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसको आप अमेरिकन कंसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर आप संविधान देखते हो तो शुरुआत में संविधान में वहां पर भी प्रक्रिया नहीं होती थी, लेकिन अमेरिका की न्यायपालिका ने इसको इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करते हुए देश की सरकार को कहा कि भाई आप इसको भी जरा कंसीडर कीजिए, और फिर वहां के संविधान में 5वां और 14वां संविधान संशोधन के द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड किया गया। ये छोटा सा इंटरप्रिटेशन मैंने इसका दिया है, कभी आप क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा नहीं, याद रखिए, ठीक है।
तो अपना आंसर क्या है यहाँ पर, बी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट? मुझे कोई ऐसा एग्जाम बताओ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना और ऐसा कोई भी एग्जाम बता दो जहां पर ये क्वेश्चन ना आया हो। हर जगह ये क्वेश्चन आया है, हर जगह। अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने लक्ष्य सीरीज के अंदर इसको पढ़ाया था और हमारे यूपी पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। लेकिन इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ पीटी नहीं करना, मेंस भी लिखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए, अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो दुनिया के अंदर जब नए देश बने, मॉडर्न स्टेट्स बने, तो वहां पर शुरुआत में ही वहां के बालकों को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। यानी कम से कम प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन तो हर बच्चे को प्राप्त होनी चाहिए, ये उसका अधिकार उनको दे दिया गया। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो याद रखना कि हम अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं दे पाए। शिक्षा तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के तौर पर हम इसे दे नहीं पाए। लेकिन ये तो बेसिक मानव अधिकार है। लेकिन हम क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उस समय पर हमारे पास फंड्स नहीं थे, राज्य के पास स्रोत नहीं थे, संसाधन नहीं थे। तो राज्य को संविधान सभा ने कहा, देखो आज हमें भी पता है कि आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब आप क्या कीजिए, आप आर्टिकल 45 के तहत हम आपको निर्देश देते हैं कि आप 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको भारत के अंदर मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्रदान कीजिएगा। राज्य को ये आदेश दे दिया। अब समय बीता, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका मौलिक अधिकार के तौर पर। वैसे तो प्रयास बहुत किए गए, लेकिन मौलिक अधिकार के तौर पर इसको लागू नहीं किया जा सका। अब समय समय पर क्या होता है, नए डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि 1992 में 1992 में एक डेवलपमेंट हुआ जिसको आप कहते हैं मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 1992 का वाद है। मोहिनी जैन उत्तर प्रदेश की एक बालिका, और ये एक मेडिकल स्टूडेंट हुआ करती थी। अब इसको कर्नाटक के अंदर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना था। अब कर्नाटक के अंदर वहां के विधानमंडल ने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं कर्नाटक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट 1984। ये प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट 1984 वहां के विधानमंडल ने पास किया और ये कहा कि हम कैपिटेशन फी नहीं लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान रखें। और वो प्रावधान क्या रखेगी, अगर राज्य के अंदर कोई बालक एडमिशन लेता है और अगर वो सरकारी कोटे से है, तो सरकारी कोटे से अगर वो है तो उसको 2000 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो कर्नाटक से है तो 25,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। और अगर वो बाहरी क्षेत्र से है तो उसको 60,000 रुपया देना पड़ेगा। ये कानून था। अब ये बात मोहिनी जैन को पसंद नहीं आई, तो इन्होंने क्या किया, 1992 में कर्नाटक सरकार के ऊपर मुकदमा ठोक दिया कि भाई ये कानून क्या है, ये कानून मेरा जो बेसिक अधिकार है, जिसे मैं कहती हूँ क्या, राइट टू लाइफ, उसका खंडन करता है। न्यायपालिका ने पूरे मामले को देखा और मामले को देख करके कहा कि भाई ये बात तो सही है कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जो कि मेनका गांधी केस के अंदर कहा गया था कि व्यक्ति को जीवन का अधिकार मतलब एक जानवर की तरह जीवन जीने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति गरिमा के साथ, आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीवन जी सकता है। और डिग्निटी के साथ जीवन कब जिएगा, कैसे जिएगा, जब उसके पास एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पर न्यायपालिका ने कहा कि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हर बालक को मिलना चाहिए देश के अंदर। अब यहाँ पर लिमिटेशन तय नहीं की कि भाई हम 6 से 14 वर्ष के बालकों को देंगे, कितना एजुकेशन देंगे, ये सब तय नहीं किया गया, जिसका एहसास न्यायपालिका को नेक्स्ट डिसीजन में हुआ, जिसको आप कहते हैं उन्नी कृष्णन। ये जितने भी मुकदमे में आपको बता रहा हूं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग में भी और कई बार एमसीक्यू के अंदर भी आते हैं। तो उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश,
ये 1993 का केस है और यहाँ पर हमारी न्यायपालिका ने कहा कि भाई देखो, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार जरूर है, लेकिन यहाँ पर स्टेट के पास फंड है, संसाधन है, नहीं है, उस बात को भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको तो कम से कम बेसिक राइट मिलना चाहिए, वो है एजुकेशन का राइट। ये बात न्यायपालिका ने कही, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका। लंबे समय तक कारोबार चला और सिविल सोसाइटी का, साथ में देश के अंदर समाज में और भी कई वर्ग उठ करके आए जिन्होंने इसका समर्थन किया, और बाद में पार्लियामेंट को मजबूर होना पड़ा, और पार्लियामेंट जब मजबूर हुई तो उन्होंने देश के संविधान के अंदर संशोधन किया, जिसे आप कहते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसके द्वारा एक नया आर्टिकल 21A भारत के संविधान में जोड़ा गया और ये कहा गया कि जो भी बालक 6 से 14 वर्ष के हैं उनको राज्य मुफ्त में शिक्षा दे, अनिवार्य शिक्षा दे, यानी कि राइट टू एजुकेशन उनको दिया गया, एज ए फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखना, जो भी फैक्ट मैंने आपको बताया वो आपको जरूर याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है भाई। तो यहां पर अपना आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद क्या कहता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास्ड? अब इसको भी जरा सुन लीजिए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने आर्टिकल 21 लेकर के तो आ गए, लेकिन इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका, यानी कि लिख गया लेकिन वास्तविकता में अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। और जब वास्तविकता के अंदर अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तो यहां पर बाद में सरकार ने, यूपीए सरकार ने इस पर रिएक्ट किया और देश के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिस अधिनियम की हम बात करते हैं, तो अधिनियम कब आता है? ये आता है सन 2009 के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 86वें संविधान संशोधन की बात की ही है मैंने, तो 2 डेवलपमेंट और समझ लीजिए। यहां पर पहला डेवलपमेंट हुआ आर्टिकल 45 के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल 45 के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर था उसे हमने आर्टिकल 21 के अंदर लिख दिया। तो आर्टिकल 45 तो खाली हो गया, तो इसको भरना था। तो यहां पर राज्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा नया लक्ष्य दिया गया, और वो क्या दिया गया? वहां पर कहा गया कि देश के अंदर जो बालक 6 वर्ष से कम उम्र के हैं, राज्य उनकी देखभाल करे और उन्हें शिक्षा प्रदान करे। साथ में आर्टिकल 51A के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, जोड़ा गया, और ये कहा गया कि देश के अंदर जो भी व्यक्ति है जिसके पास कोई बालक है, उसका अपना बालक है, उसके ऊपर आश्रित है, तो यहां पर इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस बालक को शिक्षा का मौका प्रदान करे, अपॉर्चुनिटी उसको दिलवाए। ये मौलिक कर्तव्य के तौर पर भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कुछ और डेवलपमेंट हुए। जितने ही फैक्ट इससे जुड़े हुए थे वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के पारित हो जाने से अब शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक वास्तविक अधिकार बन गया है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यदि किसी बच्चे को किसी भी विद्यालय में प्रवेश ना मिले तो वह न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकार का प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट करा सकता है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा दे सकता है। कम से कम पहली स्टेटमेंट तो हर बच्चा कह देगा कि भाई ये सही है। दूसरी में शायद कोई कंफ्यूजन हो सकता है, और इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चे को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया है, दे दिया है, और अगर मान लीजिए उसे अधिकार ना मिले तो फिर वो क्या कर सकता है? भाई फिर तो उसके पास मौलिक अधिकार को लागू करवाने का अधिकार है, और वो क्या है कि वह न्यायालय के पास जाएगा और कहेगा भाई देखो मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या अन्य आधारों पर मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वहां जाकर के न्यायपालिका के आदेश के द्वारा वह अपने इस मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अपने पास जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा सी। इसके बाद आप लोगों के लिए एक जानकारी, स्टडी आईक्यू के द्वारा यूपीएससी आईएएस प्री एंड मेंस दोनों के लिए एक ऐसा बैच लॉन्च किया गया जो अफोर्डेबल एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। क्योंकि वैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो बहुत मोटी फी आपको देनी पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और हम लोगों ने ये सोचा कि भाई बच्चे इतने परेशान रहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन उनके पास पहुंचे, अफोर्डेबल एजुकेशन उनके पास पहुंचे, तो हमने इसकी फ़ी बहुत कम रखी है।
और कम फी में भी अगर आप ये सूरज लाइव कोड लगाएंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको 18,999 में मिल सकता है। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप यानी कि टीचर से डायरेक्ट संवाद करने का मौका, क्लास के साथ साथ आपको क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ कोई आपकी समस्या है तो आप जो है हमारे मेंटर्स को बता सकते हैं, भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर समस्या है, आप इसको इम्प्रूव कीजिए, तो आपकी बात को कंसिडर भी किया जाए। कहने का मतलब ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी अब स्टडी IQ ने ले ली है। ये बैच जो है मॉर्निंग का बैच है सुबह 8 बजे, और यहाँ पर जो इसका समय आप दिन तारीख देख सकते हैं 11 जुलाई 2022। तो अभी जाकर के आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नहीं तो कोई आपके जानने वाला जिसकी आप मदद करना चाहते हैं तो उसको ये बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहता है कि एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का संबंध इनमें से कौन से आर्टिकल से है। देखो भाई, मैंने अभी आपसे कहा था कि आर्टिकल 21 सबसे डायनेमिक आर्टिकल है, और इसका जितना इंटरप्रिटेशन हुआ है शायद ही किसी आर्टिकल का हुआ होगा। हालांकि आर्टिकल 19 भी लगातार न्यायपालिका के सामने जाता रहा है और उसका भी इंटरप्रिटेशन हुआ है, वहां से भी कई अधिकार निकल करके आते हैं, जैसे कि राइट टू प्रेस है जो मैंने कल आपको बताया था, राइट टू साइलेंस है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत सारे अधिकार वहां से निकल करके आ जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 एक और पायदान पर आपको लेकर के जाता है। कहने का मतलब जितने भी मौलिक अधिकार मानवाधिकार के तौर पर आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, तो उनको आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन के द्वारा दिलवाया गया। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 यहाँ पर एक चार्टर लाया गया। अब उस चार्टर के अंदर बहुत सारे अधिकार थे जिसके अंदर ये राइट टू प्राइवेसी था, यानी कि एकांतता का भी अधिकार था। अब एकांतता के अधिकार के अंदर बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप रात को अपने घर पर हैं, पुलिस आपके घर में जबरदस्ती घुस के चली आई, बात समझ में आ रही है, तो ये क्या है कि आपके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब यहां पर पूछा गया कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर सिर्फ इतना नहीं, आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा इससे आगे जाकर क्वेश्चन पूछता है। क्या वो क्या करता है, आपसे इससे जुड़ा हुआ कोई वाद अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का रहा है, यानी कि न्यायपालिका का कोई वाद रहा है, कोई केस रहा है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आप इसके संदर्भ में KS पुट्टास्वामी जो केस है उसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है भाई साहब, KS पुट्टास्वामी केस ये जरूर आप याद रखेंगे राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में। आधार कार्ड वाला सीन हुआ था ना। चलिए इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा, जैसे कि आर्टिकल 21 है या बाकी के जो फंडामेंटल राइट है, अभी हम इसकी MCQ कर रहे हैं। फ्राइडे वाली सीरीज के अंदर हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉम स्क्रैच टू हाई लेवल, नीचे से बेस डेवलप करेंगे और फिर आपको हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे फ्राइडे के 2 बजे वाले सेशन के अंतर्गत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कहा गया कि इनमें से कौन सा अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, यानी कि इनमें से कौन सा अधिकार ऐसा है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आ जाता है। 4 ऑप्शंस अपने पास है। सबसे पहले कहा गया भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, बिल्कुल इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, नींद या सोने का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। कहां पर आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, मेडिकल फैसिलिटी हमको मिलनी चाहिए। कोविड-19 के समय पर बड़ी समस्या हुई थी, है ना, लेकिन बेसिक मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम जीवन कैसे जी पाएंगे, तो ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। उसके साथ साथ विदेश भ्रमण का अधिकार, इस बात को जरा समझ लीजिए। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, देखिए जब आप ट्रेवल की बात करते हैं, अपनी यात्रा की बात करते हैं, तो यात्रा 2 प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये हम अपने देश की बात करते हैं, मान लीजिए हम अपने देश की बात ये है, भाई मुझे नक्शा बनाना नहीं आता तो ऐसे काम चला लेता हूँ, समझो बात को। तो इस देश के अंदर आप इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट पर जाते हैं, B पॉइंट से C पर आते हैं, C से D पर जाते हैं और D से A पर जाते हैं। ये जो ट्रेवल है ये भारत के अंदर ट्रेवल है, और ये अधिकार जो आपको मिलता है, याद रखना, ये आर्टिकल 19 के द्वारा मिलता है। भारत के अंदर भ्रमण, अबाध रूप से भ्रमण आर्टिकल 19 से आपको मिलता है। लेकिन भारत के बाहर, यानी कि भारत से अमेरिका जाना या किसी और देश जाना, वहां से वापस आना, तो ये आपको आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। और मैंने कहा गांधी केस को इसके संदर्भ में जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बन जाएगा D। कहने का मतलब ये सभी के सभी अधिकार आर्टिकल 21 के तहत हमको प्राप्त है। आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार प्राप्त है, याद रखना, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त नहीं है, हर व्यक्ति को, एनी पर्सन,
कोई विदेशी भी भारत के अंदर आता है तो उसे भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और पढ़ करके इसका आंसर कीजिए। क्या कहता है? आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा कहता है अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को आदेश निकालना अनिवार्य है। यहां पर चर्चा होती है आपातकाल की। अब आपातकाल से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं वो हमारे आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 के अंदर है, और जिसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें जहां पर मौलिक अधिकारों का खंडन किया जा सकता है वो आता है आर्टिकल 352 में, जिसको आप कहते हैं हम 3 प्रकार के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि भाई देखो, अगर वॉर है, वॉर के समय पर साथ में एक्सटर्नल अग्रेशन है तो एक्सटर्नल अग्रेशन के कारण, और साथ में अगर आर्म्ड रेबेलियन है, पहले क्या आता था आंतरिक अशांति, आर्म्ड रेबेलियन है यानी कि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह है, तो उस आधार पर हम आपातकाल लगा सकते हैं। और जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के समय पर मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी चर्चा यहीं पर आर्टिकल 359 के अंतर्गत बताई गई है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय पर राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। लेकिन इसके तहत ये तो शुरुआत में प्रावधान था, बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके कहा गया कि ठीक है राष्ट्रपति महोदय ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 2 आर्टिकल ऐसे रहेंगे जिनमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जिनके अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब आप इस स्टेटमेंट का उत्तर दे पाएंगे। जैसे कि पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपातकाल में इनको निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को आदेश निकालना अनिवार्य है। भाई जब कर ही नहीं सकते तो निकालने की जरूरत क्या, आदेश ही अगर निकाल भी देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि डी इसका सही आंसर है। इसके बाद चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, भारत में अब तक कितनी बार अनुच्छेद 21 का निलंबन किया जा चुका है, आर्टिकल 21 को कितनी बार सस्पेंड किया जा चुका है। इसका सीधा संबंध देश के अंदर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल से। कब लगा है भाई, ये 3 बार लग चुका है, 1962, साथ में 1971 और साथ में 1975, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या आशय है। सबसे पहले डिटेंशन की बात समझ लेते हैं। डिटेंशन और अरेस्ट के संदर्भ में हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं और इन अधिकारों की चर्चा हम लोगों को भारत के संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत की गई है। क्या कहता है आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, उसको कैद कर लिया जाए, तो यहाँ पर जिसे कैद किया गया है वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि उठा करके आपने उसको कोठरी के अंदर बंद कर दिया। अंत में बेशक से वो अपराधी हो सकता है, आरोपी हो सकता है, अंत में वह क्या है, एक इंसान है, उसके कुछ अधिकार हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उन अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। अब उन अधिकारों को लेकर के यहाँ पर आर्टिकल 22 में बताया गया है कि जब व्यक्ति को कैद किया जाता है तो ये कैद 2 प्रकार की होती है। पहली कैद होती है प्यूनिटिव और दूसरी होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है कि व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है और वो कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, उस पर आरोप है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए के ऊपर आरोप है कि इसने बी की हत्या कर दी है, मर्डर का आरोप इस पर लग गया। अब कार्य हो चुका है, ठीक है, कार्य हो चुका है, इसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो इसको आप क्या कहते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब नाम से पता लग रहा है, किसी को प्रिवेंट करना, रोकना। कैसे रोकना, क्या रोकना, क्यों रोकना है, यहां पर आशंका है, सस्पिशन है कि व्यक्ति कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में, कुछ समय में किसी अपराध को अंजाम दे सकता है, देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकता है, देश की अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो वहां पर इससे पहले कि वो खतरा उत्पन्न करे उससे पहले उसको कैद कर लो, इसको आप कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत यहां पर जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया उसके कुछ अधिकार दिए गए हैं, यहां पर जो व्यक्ति कैद किया गया उसके भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। बात समझ में आती है? तो उसी से जुड़ा ये क्वेश्चन है कि निवारक निरोध
प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होगा? अपराध के लिए दंड देना, ये तो क्या हो गया, ये तो प्यूनिटिव हो गया। दूसरा क्या है? अपराधियों को न्यायालय में प्रस्तुत करना, ये भी मतलब नहीं है, यहाँ पर ट्रायल की बात ही नहीं हो रही है। तीसरा क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही निरुद्ध कर लेना, यानी कि उस व्यक्ति को पहले से पहले डिटेन कर लेना कि वो क्राइम कर ना सके, अपराध ना कर सके। तो यही तो है उसका उत्तर, यही तो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 22। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए होंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? सामान्य विधि का मतलब क्या है? व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिए हत्या का आरोप उस पर लगा है तो प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत इसको गिरफ्तार किया जाएगा। जब इसको कैद किया जाएगा तो यहां पर इस व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार इस व्यक्ति को मिलता है कारण जानने का अधिकार, कि भाई गिरफ्तार किया गया तो क्यों किया गया है, और ये बताना उसको बेसिकली जरूरी है। क्यों? जब इसे दंड दिया जाएगा तो दंड देगी देश की अदालत। अदालत में तो अपना पक्ष इसको रखना पड़ेगा, लेकिन पक्ष तो तभी रख पाएगा जब इसको पता होगा। अब इसको पता होने का मतलब क्या है कि इसके परिवार को, इसकी फैमिली को पता होना चाहिए, जिससे कि इसका लीगल डिफेंस जो है वो तैयार किया जा सके। यानी कि इसको जो है इसकी चॉइस का लॉयर भी मिलना चाहिए, यानी कि लॉयर तक उसका एक्सेस मिल जाना चाहिए ताकि उसको अपनी बात बता सके और फिर न्यायपालिका में इसकी बात को रखा जा सके। ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत दिया गया एक सीधा सा तरीका है कि भाई व्यक्ति अपना बात को रख सकता है। अब इसके बाद यहां पर अगर इस व्यक्ति को कैद किया गया तो ये कहा गया कि कैद करने के 24 घंटे के भीतर भीतर इस व्यक्ति को जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब जज साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे तो क्या हो सकता है, उसको तो कोई मतलब ना हो कैद करने का, छोड़ो इसको। या फिर अगर कैद कर लिया गया है तो फिर कहा गया कि भाई पुलिस अगर इसकी कस्टडी मांगती है तो 15 दिन की इसको पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है, पुलिस कस्टडी लग सकती है 15 दिन की। उसके बाद फिर इसको दोबारा लाया जाता है तो फिर इसको 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, यानी कि जेल भेजा जा सकता है। और याद रखना यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार ये कहा गया है कि अगर 90 दिन के अंदर जांच पूरी नहीं होती है तो इसको बेल यानी कि जमानत का भी अधिकार है। छोटी जानकारी मैंने यहाँ पर दी, उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। इसको क्या अधिकार है? सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। इसका जो वकील जो इसकी बात को सुन सके, रुचि का वकील यानी कि इसकी चॉइस का वकील, जो भी इसकी फैमिली वाले अरेंज करेंगे, उस तक अपनी बात रखने का अधिकार इसके पास है। और फिर क्या कहते हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति का अधिकार। तो तीनों के तीनों अधिकार इसके हैं, तो अपना आंसर क्या बनता है? अपना आंसर बन जाता है डी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कौन सा इसमें से सही है। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हिंदी में ही रखा है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर मौजूद है। कई बार क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो उसको एक ही स्क्रीन में रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाले अपन यहाँ से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है। कहता है कि मूल संविधान के अंदर यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत 3 महीने से ज्यादा समय तक तभी निरुद्ध किया जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड इन 3 महीनों की समाप्ति से पहले ही निरोध के पर्याप्त कारणों को रिपोर्ट में प्रस्तुत करे। देखो प्यूनिटिव में तो पता ही है कि 24 घंटे के अंदर भीतर भीतर जो क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर खड़ा करना पड़ेगा उसको। लेकिन मान लीजिए निवारक निरोध में पकड़ लिया, प्रिवेंटिव में पकड़ लिया, तो फिर इसके पास क्या अधिकार होता है? सबसे पहले कारण बताओगे इसको कि भाई क्यों गिरफ्तार किया गया, ऐसा कोई अधिकार इसके पास मौजूद नहीं। दूसरा, क्या लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस मिलेगा, ऐसा भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, जब इसे सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो सलाहकार बोर्ड के सामने अपनी बात, अपना पक्ष रखने का तो उसके पास अधिकार है, अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। साहब गलत उठा लिया मेरे को इन्होंने, मैं ऐसा व्यक्ति हूं ही नहीं, ठीक है। तो सलाहकार बोर्ड के सामने ही अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। अब ये सलाहकार बोर्ड क्या होता है? इसको आप इंग्लिश में एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं। इस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिनमें से एक होगा चेयरमैन, अध्यक्ष, और साथ में 2 सदस्य और होंगे। ये जो एक अध्यक्ष है, ये एक अध्यक्ष होता है हाई कोर्ट का सर्विंग जज, और जो 2 सदस्य हैं ये रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। इन तीनों को नियुक्त किया जाएगा हाई कोर्ट के सीजे के सिफारिश के आधार पर।
तो ये सलाहकार बोर्ड जिसके सामने इसको पेश किया जाएगा तो वहां पर ये अपना पक्ष रख सकता है। अब सलाहकार बोर्ड के सामने प्रॉपर रिपोर्ट है कि भाई इसको 3 महीने से ज़्यादा रखने की हमको आवश्यकता है, तो परमिशन दे देंगे, अदरवाइज 3 महीने के बाद इसको छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह जो प्रावधान किया गया है कि 2 माह से अधिक की अवधि के लिए निरोध तभी लागू होगा जब सलाहकार बोर्ड उसके पक्ष में अपनी संस्तुति दे। मैंने आपसे क्या कहा कि 3 महीने का अधिकतम पीरियड यहाँ पर रह सकता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसको 2 महीने कर दिया गया, घटा करके 2 महीने कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर यह बात तो सही है कि इसे घटा करके 2 महीने किया गया, लेकिन कभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन इसके अंदर एक बात गलत है, ये जो 42वां संशोधन है ना, ये 42वां नहीं था, इसको 44वें संशोधन के द्वारा कम किया गया था। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। तो अपना जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा? अपना सही उत्तर यहाँ पर ओनली 1, केवल 1। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी इसकी PDF आपको मिल ही जाती है। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामान्य दंड विधि के अधीन किसी अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस के अंदर पुलिस कस्टडी में रख सकता है? 15 दिन, 24 घंटे, 90 दिन, या फिर जो है अपनी मर्जी के अनुसार। तो क्या उसका अधिकार है? मैंने आपको बताया था 15 दिन ही होता है। ठीक है, यानी कि अपना आंसर क्या बनेगा? ए। इसको मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं, बस फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आपके सामने ये है। अब क्या कहता है? निवारक निरोध के सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं, आपको पढ़ना है, पढ़ करके बताना है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है। जैसा कि पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि बोर्ड में कम से कम 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, अभी मैंने बताया था, यानी कि सही स्टेटमेंट है। दूसरी कहते हैं कि तीनों सदस्यों का जो चयन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता है? बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कोई वर्तमान न्यायाधीश ही होगा, बिल्कुल सही है। और बाकी की जो न्यायाधीश हैं वो वर्तमान भी हो सकते हैं और भूतपूर्व भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाता है डी। बात समझ में आती है भाई? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है।